नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निर्विरोध जीत पर संग्राम। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के निर्विरोध जीतने पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीनना संविधान खत्म करने की तरफ बढ़ाया हुआ कदम है और राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया है। बताया है कि देश के संसदीय इतिहास में ये पहली बार नहीं है कि किसी को निर्विरोध संसद के लिए चुना गया हो। इससे पहले 35 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं और सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पुरी ने साफ तौर पर लिखा है कि सूरत का चुनाव पहला नहीं है जहां संसद का निर्विरोध चुनाव हुआ हो। देश की आजादी के बाद से 35 उम्मीदवार संसद के लिए निर्विरोध चुने जा चुके हैं और एक बार फिर बिना पूरी जानकारी की ये टिप्पणी की गई है। और सूरत में मुकेश दलाल के निर्विरोध चुनाव पर ऐसी टिप्पणी कर कांग्रेस के युवा नेता ने एक बार अपने मशहूर निक नेम को सार्थक कर दिया है। को लेकर पलटवार भी किया है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयानबाजी दी और एक निर्विरोध है कैंडिडेट जब जीतता है तो उसको लेकर उनका जो बयान सामने आया, इसको लेकर पलटवार कि इससे पहले भी ये कोई पहली बार नहीं है इतिहास में कि एक निर्विरोध जो कैंडिडेट है उसने जीत दर्ज की है और संसद तक पहुंचा है। इससे पहले भी 35 जो निर्विरोध प्रत्याशी या कैंडिडेट रहे वो जीत चुके हैं, संसद जीत कर पहुंचाए जा चुके हैं। तो इस बात को लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो हरदीप सिंह पुरी ने इस राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए इन तमाम अहम बातों का जिक्र किया। तो निर्विरोध जीत पर अब संग्राम शुरू हो चुका है क्योंकि लगातार पहले चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और ऐसे में जब एक निर्विरोध प्रत्याशी की जीत होती है तो ये विपक्षी खेमे के लिए एक चिंता का विषय भी है। निर्विरोध को किस तरीके से जन समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से राहुल गांधी का ये बयान निकलकर सामने आया। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर पलटवार भी किया गया है पुरी की तरफ से, एक करारा जवाब, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इस बात का भी जिक्र किया गया। बढ़ते आगे और बात करते हैं प्रचार के रंग करारे तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोंक सवाई में लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान फिर से कांग्रेस के खिलाफ बरसे। हनुमान जयंती जन्मोत्सव पर उन्होंने भाषण की शुरुआत ही बजरंग बली की जय के साथ की और फिर कर्नाटक का एक हिस्सा भी सुनाया। आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में हनुमान चालीसा सुन रहे व्यापारी को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया और उनके राज में तो हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2011 में कांग्रेस ने SC/ST को मिलाकर अधिकार छीनकर मुस्लिमों को देने का प्रयास किया। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब अम्बेडकर की परवाह नहीं की और जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी तो पहला काम किया गया धार्मिक आधार पर आरक्षण खत्म किया गया। कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जब सत्ता में थे तो ये लोग दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करते थे और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को आरक्षण देने का काम करते थे, देना चाहते थे। संविधान इसके खिलाफ है और ये भी कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ये ऐलान करेगी कि इस संविधान में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को कम करके मुसलमानों को नहीं बांटेगी। हमारे राजस्थान ने
सदियों से सीमा पर खड़े मजबूत प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार ये कितनी जरूरी होती है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही है। मोदी स्वागत है भाई। अनिल शर्मा ऐसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजस्थान में आज अनिल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए, खासतौर पर अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए, मंगलसूत्र से लेकर वो तमाम बड़ी बातें या पुराने इतिहास को दोहराते हुए नजर आए। क्या लगता है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? जी देखिए, जो मोदी की जो राजस्थान यात्रा है, तो यात्रा से आकलन लगाया जा रहा है कि जो 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट पर भी ज्यादा से ज्यादा जोर लगाया जा रहा है। जैसे हम बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे पंक्ति तक के नेताओं की बात करें, वो हर लोकसभा सीट पर बराबर जनसंपर्क पे है और मोदी जी खुद राजस्थान में बराबर सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और ये जो टोंक है, टोंक से जो प्रत्याशी है सुखबीर सिंह जौनपुरी, इनके समर्थन में वोट मांगे और उनको आम जनता को विश्वास दिलाया है कि जो भाजपा सरकार है केंद्र में, ये एक भारत देश के लिए उपयुक्त पार्टी है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से धर्म के नाम पर या आस्था के नाम पर एक जन समर्थन है या अपने प्रत्याशी के समर्थन में एक वोट बैंक हासिल करने की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आई, क्या लगता है जो सियासी समीकरण यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो किस ओर रुख नजर आ रहा है आम जनता का? जी देखिए, जो हम बात करें टोंक से जो लोकसभा सीट है, वहाँ से जो बीजेपी विधानसभा की हम बात करें, विधानसभा में यहाँ से भाजपा को हार मिली थी। तो इसी को देखते हुए कि जो इनके जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को देखने के मोदी की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है कि कैसे न कैसे मतदाताओं को जो रुझान है वो भाजपा की तरफ बढ़े और अधिक से अधिक जो परसेंटेज है मतदान का वो भाजपा के लिए डले। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राजस्थान में जिस तरीके से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और ऐसे में ये तंज और आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी रहे। बढ़ते आगे और बात करते हैं मेरठ में गर्जना, प्रत्याशी जिताओ अपना। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ में हापुड़ रोड पर जनसभा की और बसपा मुखिया और पूर्व सीएम मायावती ने चुनावी जनसभा के मंच से हापुड़ रोड पर अलीपुर से बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की चुनावी सभा को संबोधित कर वोट की अपील की है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में ये मेरठ में उनकी पहली जनसभा थी। मायावती कई वर्ष बाद मेरठ में जनसभा करने पहुंची और यहां पर उन्होंने मंच से बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। तो वही मौका मिलने पर वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाने की भी बात कह डाली। रैली के दौरान मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मायावती देवव्रत त्यागी और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी हाफिज इमरान ने मिलकर बहन मायावती को सोने का मुकुट भेंट कर सम्मानित भी किया। कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है
किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से यहाँ बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और इसी खबर पर राजू शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं मेरठ से। राजू, यहाँ पर एकला चलो की नीति पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से चुनावी जनसभा को संबोधित किया, क्या लगता है, क्या कुछ यहाँ पर जन समर्थन देखने को मिला, किस तरीके का उत्साह देखने को मिला और मेरठ की जनता किन मुद्दों के आधार पर ये जन समर्थन राजनीतिक पार्टियों को देगी? बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि आज मेरठ में 3 बड़े दिग्गजों की एक रैली थी, चाहे सीएम योगी की बात हो, फिर या मायावती की बात हो या फिर अखिलेश यादव की बात हो। तीनों ही मेरठ के गढ़ पहुंचे थे, क्रांति धरा पर पहुंचे थे और यहाँ तीनों ने एक बड़ी जो रैली है उसको संबोधित किया। मायावती भी मेरठ पहुंची और मेरठ में अपने बसपा प्रत्याशी देववर त्यागी के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए दलित समाज और मुस्लिम लोगों को लेकर एक बड़ा संकेत देकर गई है। कहा है कि सरकार अगर आती है तो जो वादे किए थे पहले पूर्व में उन सबको पूरा किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग मायावती को सुनने के लिए पहुंचे थे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर मायावती के संदेश को लेकर कितना दलित और मुस्लिम जो गठजोड़ बनता है, दोनों जो ये वोट है मेरठ सीट पर बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर ये दोनों वोट मायावती के प्रत्याशी यानी कि देववर त्यागी के पक्ष में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो टेंशन है वो बढ़ना लाजमी है और इंडिया गठबंधन की भी मुश्किलें बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देवभर त्यागी के समर्थन में वोट की अपील और चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और आगे बात करेंगे बढ़ी तकरार की। इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और अब बात करते हैं इंसुलिन पर बढ़ी टकरार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में इंसुलिन मिलने के बाद अब सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और जेल प्रशासन पर तंज कसा है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछ लिया है कि आखिर बीते 23 दिनों से उन्हें इंसुलिन क्यों नहीं दी गई थी और कहां हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश थी, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बन चुका है। 24 घंटे उन्हें पीएमओ और एलजी की निगरानी में रखा जा रहा है। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा है, जो 320 तक पहुंच गया था। प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई थी और तिहाड़ के आधारियों ने पुष्टि की है कि केजरीवाल को बीती शाम 7 बजे के बाद इंसुलिन की 2 खुराक दी गई थी।
बली जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से लंबे समय से, पिछले 23 दिनों से जो संघर्ष चल रहा था, दिल्ली वालों का जो संघर्ष चल रहा था, उस पर बजरंग बली की कृपा हुई और अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन, जो उनके जीवन के रक्षा के लिए जरूरी थी, जिसकी मांग हम लोग बार बार कर रहे थे, वो उनको मिल गई है, उनको दी गई। आज एक ऐसा सच आपके सामने बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे और आप खुद सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20-22 साल से शुगर का मरीज है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों की दवा का इंतजाम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, फरिश्ते स्कीम लाए, पिछले 23 दिनों से उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। तो क्यों नहीं दी जा रही थी? और जब हम बार बार कहते थे कि ये जान से मारने की साजिश है, तो हमसे पूछा जाता था कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है? अब वो बात सामने आ गई। 23 दिन के दिल्ली के लोगों के संघर्ष के बाद अब उनको इंसुलिन दी गई है। प्रवीण गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण, देखा जाए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उनकी सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल और आरोप लगाए जाते रहे हैं और एक बार फिर से संजय सिंह इसी तरीके का बयान या उन आरोपों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी सच्चाई? खराब सेहत को लेकर आखिर क्यों संजीदा नहीं है जेल प्रशासन? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से संजय सिंह जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 23 दिन से उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी, लेकिन 23 दिन के बाद में हनुमान जी की कृपा हुई और क्या कहते हैं, उनको इंसुलिन 23 दिन के बाद इंसुलिन दी गई है, जिसमें नापा गया है उनका शुगर लेवल जो है वो 320 बताया गया है। और उन्होंने ये भी तंज कसा है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन इसलिए नहीं दी जा रही कि उनको कहीं ना कहीं जेल के अंदर ही मारने की कोशिश की जा रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल पिछले 30 साल से डायबिटिक हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कल आतिशी जी ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, उनको ये कहा गया था कि जो इंसुलिन की बात है उनको 23 दिन से इंसुलिन नहीं दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने, जेल प्रशासन ने और केंद्र सरकार ने ये भी बात कही थी कि जो एम्स के डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करेंगे वही डाइट उन्हें दी जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में उनकी सेहत एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और आगे बात करते हैं, बंगाल पर चढ़ाई सियासत गरमाई। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर बंगाल दौरे पहुंचे और मालदा, दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर में प्रचार किया। और शाह पहले मालदा दक्षिण लोकसभा प्रत्याशी श्री रूपा मित्रा के लिए रोड शो किया और इसके बाद वहां पर उत्तरी दिनाजपुर के रायगंज पहुंचे। शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया यहां पर और रायगंज से बीजेपी उम्मीदवार कार्तिक पाल के लिए प्रचार किया। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले पर हाईकोर्ट के नतीजे के ठीक एक दिन बाद शाह बंगाल में थे और ऐसे में एसएससी घोटाले और संदेश खाली को लेकर जमकर निशाना साधा। तो बंगाल दौरा जो है वो सियासी मायनों में बेहद अहम है और इसी को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए।
बढ़ते आगे दिवंगत सांसद को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे सर्वेश सिंह को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी और शोककुल परिवार से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। कहा कि सर्वेश सिंह के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा जनसभा करने के बाद मंगलवार को करीब दोपहर बाद मुरादाबाद के रतनपुरा गाँव पहुंचे थे। मोहम्मद नजर इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। मोहम्मद नजर, इस बीच इस दुख के क्षण में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, पारिवारिक लोगों से मुलाकात की, क्या कुछ खास रहा? शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।